हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी दिस वीक यानी कि 6 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो ही उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है एंड कहीं ना कहीं देखो ये प्रीलिम्स में पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बनती है यहाँ से क्वेश्चन आने की। अभी अभी हुआ क्या है कि इंडिया को यूएस की करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया गया है। ठीक है, इंडिया हैज बीन रिमूव्ड। तो हमें ये समझना है कि पहली बात तो ये आखिर चीज क्या है, ये करेंसी मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या होता है। दूसरी बात ये कि इंडिया को हटाया गया है, तो इंडिया को क्यों हटाया गया या क्यों पहले डाला क्यों गया था, ये क्या चीज क्या है। ठीक है, एक्चुअल में देखो अभी वैसे तो इनकी देखो जो ये आप जानते ही हो, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, और ये साथ में कौन है, ये यूएस की सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर हैं जेनेट येलन। तो इनकी अभी मुलाकात भी हुई है, ठीक है ना। तो इन्होंने भी आपस में डिस्कस किया कि इंडिया और यूएस के कैसे कैसे बिजनेस लिंक्स बनेंगे। तो ये तो चलो एक सिंपली एक न्यूज थी, बट मेजरली हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि यूएस करेंसी मॉनिटरी के बारे में जानना, उसमें पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आप सभी के रिगार्डिंग प्रारंभ 4 बैच। देखिए, प्रारंभ 4 बैच हमारा नेक्स्ट 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही जल्दी, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा कोर्स इस तरह से डिजाइन है कि जहां पर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे कवर्ड होंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे नए फीचर्स ऐड करे गए हैं, जैसे कि आपका डाउट सेशंस को बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवाया जाएगा, प्लस आपको अल्ट्रा प्रीलिम्स रिवीजन मॉड्यूल्स प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से कवर कर पाओ, राइट। इसी तरह से आप शेड्यूल को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाओ, उसलिए वेकअप ऑफिसर जैसे इनिशिएटिव्स लेकर आए जा रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप इस कोर्स को बहुत जल्दी से जल्दी एनरोल करो ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप और बेहतर कर पाओ। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप video.onlyas.in पे जा सकते हो। इन केस अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो इन नंबर से भी हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। अभी न्यूज क्या आई है कि इंडिया को और इंडिया के साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज जैसे कि इटली हो गया, मेक्सिको, वियतनाम, थाईलैंड, इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को इस लिस्ट से निकाला गया है। तो पहली बात तो ये लिस्ट जारी किसने करी है सर, ये लिस्ट जारी करी गई है जो यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है उनके द्वारा। तो पहली बात तो ये समझ आ गई कि यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की लिस्ट है। इन्होंने जो वहां की पार्लियामेंट मान लो, ठीक है, जो वहां की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, वहां की पार्लियामेंट को इन्होंने रिपोर्ट दी जाती है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एक रिपोर्ट देता है पार्लियामेंट को। ये होती है बाई एनुअल, मतलब एक साल में 2 बार ये रिपोर्ट आती है। तो ठीक है, एक अब दी गई है। तो इसमें इन्होंने इन कंट्रीज को इस लिस्ट से निकाला है। तो पहले सर ये तो समझ आए कि ये लिस्ट क्या है। देखो, समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, ठीक है ना। बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, कुछ सामान बाहर से मंगाता है, कुछ यहां से यूएस से दूसरी कंट्रीज की कॉरस्पॉन्डिंग जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, ठीक है। अब ये बात तो सर समझ आ गई, पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, एक कंट्री को फायदा कब होता है, जब उसके एक्सपोर्ट ज्यादा हो, राइट। डेफिनेटली देखो, आप एक चीज इंडिया के केस में देखो, इंडिया के केस में मान लो एक मैन्युफैक्चरर है, ये क्या सोचेगा कि मैं दूसरी कंट्री में अपना सामान बेचूं, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, बदले में ये क्या कमाएगा, यूएस डॉलर्स, ठीक है ना। तो हर कंट्री की कोशिश क्या होती है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज करे, बिल्कुल ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब आप एक चीज रियलाइज करो, मान लीजिए जैसे कोई बंदा इंडिया में है, ठीक है, एक कोई बंदा है यूएसए में, ठीक है सर, और इंडिया की ना आज के टाइम पे मान लो $1 इक्वल टू 50 चल रहा है, ये चल रही है $1 इक्वल टू 50 रुपीज, ये चल रहा है, ठीक है। अब इंडिया में एक चॉकलेट है, मान लो ये चॉकलेट का प्राइस है 50 रुपए इंडिया के अंदर, ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गई। अब मुझे बताओ, जब ये चॉकलेट जाएगी कहाँ पे, यूएसए के अंदर, तो ये कितने डॉलर में बिकेगी, ये बिकेगी $1 के अंदर। क्यों सर, क्योंकि $1 इक्वल टू 50 रुपीज ना, तो $1 में बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। कल को मान लो क्या हो, कल को ना ये जबरदस्ती या किसी तरह से इंडिया ना इसको चेंज कर दे, इस इंडिया ने मान लो इसको चेंज क्या कर दिया, $1 इक्वल टू 100 के इक्वलेंट कर दिया, ठीक है ना, कुछ मैनिपुलेशन कर दी, तो ये एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ गए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 50 रुपए की चॉकलेट है, ठीक है, इंडिया में अभी भी 50 रुपए की चॉकलेट है, ये अब यूएसए में कितने की मिलेगी, अब बताओ, ठीक है, $1 इक्वल टू 100 था, तो अब ये कितने की मिलेगी, ये आधे डॉलर की मिलेगी। टेक्निकली देखो, चॉकलेट का प्राइस नहीं बदला इंडिया में, चॉकलेट आज भी इंडिया में 50 रुपए की ही है, पर ये एक्सचेंज रेट बदल गई ना, पहले $1 इक्वल टू 50 था, अब $1 इक्वल टू 100 हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस की मार्केट के अंदर ये चॉकलेट सस्ती हो गई। अब चॉकलेट सस्ती होगी वहां की मार्केट के अंदर, तो लोग ज्यादा खरीदेंगे इसको, ठीक है ना, लोग ज्यादा बाय करेंगे। उस बेसिस पे क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, इंडिया और चॉकलेट भेजेगा यूएसए को, बहुत ज्यादा चॉकलेट भेजेगा। इसका फायदा किसको होगा, इंडिया को, नुकसान किसको होगा, यूएसए को। पॉइंट समझ आया।
तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो $1 इक्वल टू 50 से ना $1 इक्वल टू 100 के, इसको बोलते हैं, मतलब अगर मार्केट फोर्सेस पे हो रहा है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अगर एक वहां की कंट्री वो जानबूझ के, वहां की गवर्नमेंट या वहां का सेंट्रल बैंक वो जानबूझ के इस तरह की चीजें कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं क्या, डीवैल्यूएशन। अब आपको समझ आया कि डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन से किस तरह से कंट्री के एक्सपोर्ट्स को फायदा मिलता है। तो जब जब ये सिचुएशन आएगी ना, जब $1 इक्वल टू 100 होगा, तब वहां के एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, बूस्ट होंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। फायदा किसको होगा, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, इस केस में क्या थी, इंडिया। नुकसान किसको हो रहा है, यूएसए को। अब मुझे खुद बताओ आप लोग, यूएसए ट्रेड कर रहा है कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग, बिल्कुल कर रहा है। अब अगर कुछ कंट्रीज जानबूझ के क्या करें, ये वाली चीज करें, जहां $1 इक्वल टू 50 से कंट्रीज ने जानबूझ के $1 इक्वल टू 100 कर दिया ताकि उनके एक्सपोर्ट बढ़ जाए, तो यूएसए को तो नुकसान होगा। तो यूएसए को भी तो देखना पड़ेगा ना यार, कि कंट्रीज कहीं जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर रही ताकि उनको फायदा हो जाए और यूएसए को नुकसान हो जाए। इसी चीज को क्या बोलते हैं, एक लिस्ट बनाना। ये चेक करना कि कौन सी करेंसी, कौन सी कंट्री ऐसी है जो करेंसी के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें कुछ चेंजेस लेकर आ रही है, कुछ गड़बड़ घोटाले तो नहीं कर रही कंट्रीज अपनी करेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से यूएसए अपनी एक लिस्ट बनाता है। समझ आया पॉइंट। और अगर उनको कुछ लगता है कि हाँ ये वाली कंट्रीज हैं जो कुछ गड़बड़ घोटाला कर रही है, उनको हम क्या बोल देते हैं, करेंसी मैन्युपुलेटर। ये क्या हो रहा है, करेंसी को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, ये जबरदस्ती किया है ना, $1 इक्वल टू 50 से $1 इक्वल टू 100। अगर इस तरह की कुछ इंटेंशनली कुछ डिवैल्यू किया जा रहा है, उसको बोल देते हैं क्या हम, करेंसी मैन्युपुलेटर। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर ना, इन्होंने ये चेक भी तो करना है कि करेंसी जो डी वैल्यू हुई है, जो इंटेंशनली करी है, उसके किस तरह से करी गई है, या फिर किस तरह से इनको पता कैसे लगेगा। जैसे मान लो $1 इक्वल टू 50 है, अब कल को ये $1 इक्वल टू 60 हो जाए, हो सकता है ये चीज अपने आप हुई हो, ठीक है ना, मार्केट फोर्सेस के अंदर हुई हो सकता है आरबीआई ने इंटेंशनली किया हो सकता है ना। तो ये चीज चेक भी तो करनी पड़ेगी, यूएस की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, बिल्कुल चेक करनी पड़ेगी। तो वहां पर ना वो 3 पैरामीटर्स लेकर आए हैं। पहला पैरामीटर ये है कि अगर कंट्री का ट्रेड सरप्लस हो $20 बिलियन, मतलब अगर इंडिया और यूएसए, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है एज कंपेयर टू इंपोर्ट, कितना ज्यादा, $20 बिलियन, तो ये हो गया पहला क्राइटेरिया। कई जगह देखो ये नंबर आपको $15 बिलियन भी डॉलर मिल जाएगा, ठीक है, कई आर्टिकल्स के अंदर मैंने 15 बिलियन भी देखा है, बट कहीं ना कहीं जो मैंने अपने सोर्सेज देखे हैं वहां 20 बिलियन ही नंबर था, तो आप 20 बिलियन ही मान के चलो। तो इंडिया अगर $20 बिलियन से ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके जो वैल्यू आएगी वो $20 बिलियन से ज्यादा है, तो एक पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्या हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस। ठीक है, आप सभी जानते हो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, हमने पढ़ा है इकोनॉमी के लेक्चर्स के अंदर। अगर जो टोटल करंट अकाउंट सरप्लस है वो 3% ऑफ जीडीपी, इंडिया की 3%, इंडिया की जीडीपी का 3% से ज्यादा है, तो ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। और तीसरा चीज होती है नेट परचेजेस। देखो आरबीआई आप जानते हो, जो डॉलर होते हैं उनको या तो कई बार सेल करता है, कई बार परचेज कर सकता है, ठीक है ना, मतलब चीजों को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आरबीआई क्या करे, अगर आरबीआई यूएस डॉलर को परचेज करे, कितना परचेज करे, इंडिया की इकोनॉमी का 2% से ज्यादा, ठीक है ना। अगर इंडिया की इकोनॉमी जीडीपी का 2% से ज्यादा परचेज करता है आरबीआई, तब उस केस में मान सकते हैं कि ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। अब ये टोटल 3 क्राइटेरिया थे। अगर कोई कंट्री इन 3 में से कोई भी 2 क्राइटेरिया फॉलो करे, ठीक है, या तो उसका जो ट्रेड सरप्लस था वो ज्यादा हो $20 बिलियन से, या फिर करंट अकाउंट सरप्लस ज्यादा हो 3% ऑफ जीडीपी का, या फिर आरबीआई या वहां का सेंट्रल बैंक क्या करे, नेट परचेज करे यूएस डॉलर को 2% वहां की जीडीपी के कॉरस्पॉन्डिंग, तब हम उसको बोल सकते हैं कि उसने क्या किया है, अपनी करेंसी के अंदर कुछ मैन्युपुलेशन किया है, ठीक है ना। तीनों क्राइटेरिया नहीं फॉलो करने, 3 में से कोई भी 2 क्राइटेरिया फॉलो हो जाएंगे, तो वहां पे ये चीज हमें देखने को मिल जाती है कि उसको मैन्युपुलेटर की लिस्ट में हम डाल देते हैं, बेसिकली यूएस वहां की ट्रेजरी का डिपार्टमेंट, राइट। तो देखो इंडिया के केस में पहले पता क्या था, इंडिया के केस में जो ये पहली कंडीशन है और साथ ही साथ तीसरी कंडीशन, ये 2 कंडीशन इंडिया फुलफिल कर रहा था, तो इस वजह से इंडिया को उस लिस्ट में डाल दिया गया था। पर अब इन्होंने बताया है कि जो भी कंट्रीज की यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, चाहे वो इटली हो गया, वियतनाम हो गया, मैक्सिको हो गया, थाईलैंड और इंडिया, इन 5 कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग इन्होंने क्या किया है, अब इनमें से 2 क्राइटेरिया नहीं फुलफिल करते, अब सिर्फ ये 1 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 क्राइटेरिया इनसे बाहर आ चुके हैं, तो इसलिए इन सभी कंट्रीज को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आई बात समझ में। तो बस ये ध्यान में रखना है
कि करेंसी मैनिपुलेशन से देखो आपने हमने क्या देखा, करेंसी मैनिपुलेशन से क्या होता है, वहां एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स बूस्ट होते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट अगर बूस्ट हुए तो यूएस को नुकसान हुआ। तो यही चीज वहां की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी चेक करती है कि कोई जानबूझ के गड़बड़ घोटाले के थ्रू तो नहीं करेंसी को अप डाउन कर रहा, उसी चीज को चेक किया जाता है और इसी को बोल देते हैं करेंसी मैनिपुलेशन। अब आज के टाइम पे देखो वो 5 कंट्रीज तो बाहर आ गई, उसके अलावा ये और कुछ कंट्रीज हैं जो इस लिस्ट में हैं, जैसे चाइना हो गया, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर, ताइवान। ये सारी कंट्रीज ना, वो जो पीछे 3 क्राइटेरिया डिस्कस करे उनमें से कोई 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है एंड उसी वजह से उनको उस लिस्ट में डाला गया है। आई बात समझ में? जैसे चाइना के केस में तो देखो, चाइना का तो इन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि चाइना तो भैया डेटा ही नहीं बताता। कौन सा डेटा नहीं बताता? कि वहां का सेंट्रल बैंक कितना परचेज कर रहा है यूएस डॉलर को, ये बाकी सारी चीजें ये डेटा ही नहीं बता रहे। इस वजह से हमने मतलब हमने एज एन यूएस की जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है उन्होंने इस चीज को यहाँ पे रखा हुआ है। तो पॉइंट समझ आया? तो देखो एक क्वेश्चन और भी आपको पता होना चाहिए कि क्या सर पहली बार इंडिया को डाला गया था? नहीं। देखो इंडिया को ना पहले इन्होंने 2018 के अंदर, ठीक है, दिसंबर 2018 के अंदर पहले भी इस लिस्ट में डाला था। फिर एक साल बाद दिसंबर 2019 में हटा दिया। फिर क्या किया? फिर 2020 में फिर से इनको डाल दिया गया था इंडिया को। अब 2022 में वापस से इस पर्टिकुलर लिस्ट में से हटा दिया गया है। तो इस तरह से ना जैसे जैसे क्राइटेरिया फुलफिल होते रहते हैं या फिर क्राइटेरिया से बाहर आते रहते हैं, उस बेसिस पे इस लिस्ट से कंट्रीज को अंदर या बाहर कर दिया जाता है। पॉइंट समझ आया? ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, उन तीनों में से किस तरह से 2 क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाए तो उस पर्टिकुलर कंट्री को वहां पे डाल दिया जाता है। और इंडिया को भी अब बाहर निकाल दिया गया है इस लिस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि इंडिया ने उन 3 में से सिर्फ एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, 2 नहीं कर रहा। तो आई होप ये पर्टिकुलर पहला आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक आधी और इंपॉर्टेंट चीज थी, जैसे ठीक है इस वीक की न्यूज थी कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रशिया के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। देखो पहले आप जानते हो कि इंडिया ना रशिया से ज्यादा ऑयल वगैरह नहीं इंपोर्ट करता था, पर जब से देखो रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया है तो इंडिया ने रशियन ऑयल को बहुत ज्यादा परचेज करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया का यहाँ पे एडवांटेज है। किस तरह का एडवांटेज? हमें सस्ते दरों पे, सस्ते रेट्स के ऊपर हमें ये मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हमारा क्या है, हम एक तरफ तो देखो हम पीस की तरफ हैं, बट एट द सेम टाइम हम जो चीजें कर रहे हैं वो इस हिसाब से कर रहे हैं ताकि इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको फुलफिल कर पाए। इंडियन कंज्यूमर्स को एक्सेस होना चाहिए सभी पर्टिकुलर चीजों का। एक तरह से हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। पर उस फुलफिल करने के चक्कर में हुआ क्या है, रशिया से इतना ज्यादा हमने तेल इंपोर्ट कर रहे हैं कि रशिया के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, सितंबर का ये डेटा अभी मिला है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। चाइना के साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ चुका है रशिया। और इसके पीछे का रीजन यही है कि हम सस्ते दाम पे ऑयल को वहां से परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइना के साथ भी देखो, चाइना के साथ भी हमारा काफी ज्यादा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ऑल्दो हम एक साइड पे काफी कोशिश देखो करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने भी कोशिश करी थी कि चाइना से सामान ना खरीदे, चाइना का सामान ना खरीदे, पर तब भी हमें देखने को मिलता है कि चाइना से हमारा सामान कंसिस्टेंटली हम वहां से ज्यादा मंगवाते जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे ना तो इंडिया और चाइना का, तो इंडिया पहले जितना सामान बेचता था चाइना को अब उससे कम हो गया है, और चाइना से जितना सामान आता था वो बढ़ गया है। तो काफी नेगेटिव सिचुएशन है इंडिया के लिए। इंडिया और भी ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है चाइना के कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर आप ना पिछले ये एक्चुअल में 2000 के आसपास का डेटा है, उसके बाद से लेकर अभी तक जितना भी हम सभी को ऐड करें तो टोटल ट्रेड डेफिसिट इंडिया का कितना है चाइना के साथ, ये 1 ट्रिलियन डॉलर को भी एक्सीड कर गया है, ठीक है ना। इस साल का नहीं बता रहा, पूरा तो 2000 के बाद का डेटा बता रहा हूँ। इस साल का जो पिछले साल में हमने देखा तो 75 बिलियन यूएस डॉलर का नियरली हमें ट्रेड डेफिसिट मिला। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि चाइना बहुत ज्यादा सामान इंडिया में भेज रहा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया चाइना को कॉरस्पॉन्डिंग बहुत ही कम सामान भेजता है वहां के। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स बहुत कम करता है चाइना को, पर वहां से इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये सब इश्यूज हैं, ठीक है। इन पर्टिकुलर डेटा को आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो जब भी आपको कहीं मौका मिले, नॉट ओनली इन इकोनॉमी आंसर्स बट इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी आप इन पर्टिकुलर डेटा को यूज कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, काफी लोगों ने सही आंसर भी दिया है कि कैपिटल गेन्स किन पर्टिकुलर सिचुएशंस में अराइज होते हैं। देखो ध्यान से समझना, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास ना कोई एसेट है, जैसे मान लो आपके पास ना कोई पेंटिंग है, ठीक है, और ये पेंटिंग ना बहुत, जैसे होती नहीं कि बहुत ही एक्सपेंसिव वाली पेंटिंग, बहुत ही बड़ी बड़ी वाली पेंटिंग्स होती हैं। जैसे मान लो ये पेंटिंग है 5 लाख की पेंटिंग है कोई, ठीक है, आपने ये 5 लाख की पेंटिंग खरीदी।
तो पड़े पड़े ना इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ये जो बड़ी वाली पेंटिंग्स होती हैं, बहुत ही आलीशान वाली पेंटिंग्स, तो इनकी हो सकता है टाइम के साथ वैल्यू बढ़ जाए। तो हो सकता है 5 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाए 25 लाख। ठीक है ना, तो इस पेंटिंग की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप क्या करोगे, इसको मान लो आप इसको सेल कर देते हो। तो आप एक चीज रियलाइज कर रहे हो, आपने खरीदी कितने की थी, 5 लाख की, बेच कितने की रहोगे, 25 लाख की। तो बीच में गेन कितने का हुआ, 20 लाख का। 20 लाख की इसकी वैल्यू ऐड हुई ना। तो इस 20 लाख के ऊपर गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी भैया मुझे कुछ टैक्स दो। तो उसी टैक्स को क्या बोल देते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स। आया बात समझ में। एक तरह की फीस होती है जब आप प्रॉफिट बनाते हो, ठीक है ना, ये फीस, ये प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट के कॉरस्पॉन्डिंग एक तरह की फीस ली है गवर्नमेंट ने, उसको बोल दिया कैपिटल गेन टैक्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तब लगता है जब आप किसी चीज को सेल करते हो। मान लो जैसे पेंटिंग 5 लाख की है, 5 साल बाद 25 लाख की होगी, पर आपने इसको बेचा नहीं है, अभी भी आपके पास ही है। तो आपको यहां पर कोई टैक्स नहीं देना। अगर आप इसको बेचते हो ना किसी और को, तब वो प्रॉफिट आपका रियलाइज हुआ, वो आपके प्रॉफिट आपको एक्चुअल में मिला, तब आप उसके ऊपर क्या करोगे, तब आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स दोगे। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, जब आप किसी चीज को सेल करते हो तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग। अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कैपिटल गेन तब होगा जब किसी चीज की सेल्स बढ़ जाएगी। तो देखो नहीं, यहाँ सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होता। मान लो पहले आपका प्रोडक्ट था वो 100 बेच रहा था, अब आप 1000 यूनिट बेच रहे हो, ठीक है, क्वांटिटी पहले 100 थी, अब 1000 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कैपिटल गेन हुआ, नहीं, ये तो सिंपली आपने क्वांटिटी बढ़ाई है ना, तो यहां पर कोई टैक्स नहीं देना। पर सेकंड एग्जांपल देखो, व्हेन देयर इज नेचुरल इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, आपके पास प्रॉपर्टी थी, उसकी पहले बैच कुछ वैल्यू V1 थी, अब उसकी प्रॉपर्टी बढ़ के प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई V2। इस केस में देखो प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ी है, उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ गेन हुआ है, तो उसी पे ऊपर कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो यहां पर होगा स्टेटमेंट 2, ठीक है। थर्ड देख लो, वही सेम चीज जो मैं आपको बता रहा था, पेंटिंग परचेज करी और उसकी वैल्यू बढ़ती गई क्योंकि प्रॉपर्टी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर केस में भी आपके ऊपर कैपिटल गेन लगाया जा सकता है। और देखो ऑप्शन में मे था, ठीक है, ऐसा नहीं मैंने आपको बताया ना बस तो सेलिंग पे लगता है, पर यहाँ मे लगा ना, तो यहाँ पर हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कैपिटल गेन हो रहा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे टैक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3 ओनली। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2015 का था। यहां पर भी आप सभी ने लगभग सही जवाब ही दिया है। ठीक है, यहां पर क्या पूछ रहे थे कि डेफिसिट बजट है। डेफिसिट बजट का मतलब देखो, आप एक होता है आपका कमाई रेवेन्यू, और एक होता है आपका एक्सपेंडिचर। अगर आपका देखो सोचो कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और आपकी कमाई कम है, तो होगा क्या, डेफिसिट बजट। राइट, आपको आपका कर्जा लेके आपको खर्चे चलाने पड़ेंगे। इसको क्या बोलते थे, जब एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है, रेवेन्यू कम, एक तरह का डेफिसिट बजट चल रहा है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अगर डेफिसिट को कम करना हो तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो आप खुद सोचो, कर्जे को कम करना है, कर्जा कैसे कम होगा, कि या तो भैया आप अपना खर्चा कम कर लो, या अपने कमाई के जरिए को बढ़ा लो। देखो आप खुद भी अपने घर में भी देखते होंगे ना, घर में कई बार मान लो कि खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है और कमाई कम है, और सिचुएशन बड़ी घर की खराब है, तो आप क्या बोलोगे कि या तो अपने खर्चे कम कर लो या फिर अपनी कमाई को बढ़ा लो, दोनों में से एक चीज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेटमेंट देखो, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर सोचो आपने रेवेन्यू के कॉरस्पॉन्डिंग खर्चा कम कर लिया, तो ये खर्चा कम हो गया, बिल्कुल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेफिसिट कम होगा, बिल्कुल होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो भैया बिल्कुल ठीक है, तो ए, सी या डी में से कोई आंसर होगा। फिर देखो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, नई वेलफेयर स्कीम्स को लेकर आओ। अब देखो जब भी वेलफेयर स्कीम्स आएंगी, नई वेलफेयर स्कीम्स, तो गवर्नमेंट को इन स्कीम में कॉरस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो गया, आप खर्चे को बढ़ा रहे हो, हमने क्या करना था, खर्चे को कम करना था। तो स्टेटमेंट 2 तो पक्का ही गलत है, हमें खर्चा कम करना है, ये स्टेटमेंट तो बोल रहा है खर्चा बढ़ेगा, तो 2 गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो गया, तो ए या सी में से कुछ आंसर आएगा। तो स्टेटमेंट 3 देखो, रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, सब्सिडीज को रैशनलाइज करो। देखो सब्सिडीज क्या है, एक तरह का गवर्नमेंट का खर्चा ही तो है, अगर हमने उसको रैशनलाइज कर दिया तो आपको नहीं लगता कि खर्चा कम होगा, बिल्कुल कम होगा। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। सी भी गलत हो जाएगा कि 3 ट्रू है क्योंकि, तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3। ठीक है, स्टेटमेंट डी भी गलत है, तो स्टेटमेंट 4 भी गलत है, तो आंसर डायरेक्टली आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3 ओनली। आई होप आपको समझ आया होगा डेफिसिट बजट क्या होता है, कैसे उसको कंट्रोल करना होता है, एक्सपेंडिचर को कम कर लो या रेवेन्यू को बढ़ा दो, अकॉर्डिंगली आपकी चीजें वहां तक आप पहुंच जाओगे। या आई थिंक मैंने रेवेन्यू बोल दिया, ये रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, रिसिप्ट की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल, ठीक है, रेवेन्यू इन जनरल मैंने वर्ड यूज कर लिया, जो पर अगर टेक्निकल वर्ड में भाषा में बात करूं तो रिसीट, जो पैसा आ रहा है उसकी बात कर रहा था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और देखो, ये आज ट्राई करना, ठीक है, मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, एफडीआई और एफआईआई के साथ लिंक्ड है,
तो कोशिश करेंगे इसको भी समझने की अगले लेक्चर के अंदर। आप लोग मुझे बताना इसका आपका क्या आंसर है। उसी तरह से 2020 में भी एक तरह का क्वेश्चन पूछा गया था एफडीआई के ऊपर ही, ठीक है, तो अगले लेक्चर्स में इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी मुझे वेट रहेगा आपके सभी के आंसर्स का कि क्या आंसर्स हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द आप लोग ना काफी अच्छा कर रहे हो, काफी लोगों का ना मैं बार बार नाम भी देखता हूँ कमेंट सेक्शन के अंदर, कंसिस्टेंटली वो काफी वीक से आंसर कर भी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एंड आई एम होपफुल कि जितने भी सेशंस उन्होंने अटेंड किए हैं उसके बेसिस पे उनकी इकोनॉमी के अंदर काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई होगी, ठीक है। तो मेक श्योर कि इन दोनों क्वेश्चंस का आप मुझे आंसर बताइएगा। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।